नमस्कार, आदाब मेरे दोस्तों। मैं श्वेता सिंह, लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसके लिए एग्ज़ाम की हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं और इसके आप लोगों के इसके लिए प्रैक्टिस सेट जो है वो चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें से साइंस के प्रैक्टिस सेट और कुछ जीएस जीके के और इसी सीक्वेंस में आज हम एंशियंट हिस्ट्री का जो है वो प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप लोग थॉरोली रेट करते होंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ में मतलब ये क्या होता है कि वन लाइनर फॉर्मेट का वो क्वेश्चन है जिसमें आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होता है। आपको बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 मिनट की वीडियोस होती हैं जिसमें आपका अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस का जो है वो आपका रहता है, सीधे उसके आंसर रहते हैं। बस पढ़िए, याद करिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो वीडियो चला दीजिए, घर में कुछ कर रहे हैं, कुछ भी काम है, लेडी हैं, हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट है, वर्किंग है, कुछ भी है, तो मतलब बस आपके कानों पे ये शब्द और इनके उत्तर अगर आपके जाते रहते हैं तो ये आपको फिर याद होता रहता है। मैं नॉर्मल ट्रेंड जो यूट्यूब पे चलता है कि भाई मतलब 1 घंटे की वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन कवर हो पाते हैं, यहाँ पे 10 से 12 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट्स की वीडियो में आपका 20 क्वेश्चंस आपका अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है और आप लोगों के रिस्पांस से भी मुझे ये लगता है कि नहीं, मतलब ये तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग इससे मतलब आपको फ़ायदा हो रहा है। तो आज हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये कहता है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य जो आप जानते हैं, आप सभी ने कहीं ना कहीं से चाणक्य जी का नाम सुना होगा। तो वो तो खैर जैसे कि टीवी के किसी प्रोग्राम में या कथाओं में, कहानियों में, हमारे पूर्वज जैसे किताबों में हमने कहीं ना कहीं चाणक्य जी को पढ़ा है, लेकिन उस तरह से पढ़ना अलग बात है। और इसको आपको यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में जो उनसे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं, मौर्य वंश से, चंद्रगुप्त मौर्य से, चाणक्य जी से, तो वो यहाँ पर आपको लेकर के हम आज आए हैं। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। चाणक्य का जो अन्य नाम है वो विष्णुगुप्त है। एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के प्रश्न जो है, क्वेश्चन चाणक्य जी के से न पूछ करके विष्णुगुप्त करके पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की गई थी या की जाती है जो है। तो किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो इसका जवाब है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य, इनके अर्थशास्त्र की तुलना जो है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो अब इसमें ये होता है कि ये तो बहुत लोगों ने करा हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में नाम दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारे शासक हिस्ट्री में मिलेंगे जिन्होंने राज सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई, छोटे भाई, पिता, चाचा, तमाम लोगों की, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन यहाँ पे नाम दे करके पूछा जा रहा है कि अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो अगर ये नाम लेके पूछा जाएगा तो इसका जवाब है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जी ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था। तो सम्राट अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी था। सम्राट अशोक जी की पत्नी का नाम कारुवाकी था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने सभी अभिलेखों की एक रूपता में किस प्राकृत लिपि का प्रयोग किया है। सम्राट अशोक जी ने अपने सभी अभिलेखों की एक रूपता के लिए जिस प्राकृत लिपि का उपयोग किया था वो थी अर्धमागधी। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, मागधी, अर्धमागधी, ये लिपि जो है ये सब इस्तेमाल की जाती थी पहले। तो सम्राट अशोक जी ने जो उपयोग किया था वो अर्धमागधी लिपि का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक की पत्नी का क्या नाम था। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उनकी पत्नी का नाम कारुवाकी था। अगला है कि देवान प्रियादशी किस राजवंश का अन्य नाम था। मतलब कौन से ऐसे राजवंशज हैं या कौन से राजा थे जिनका आप देवान प्रियादशी के नाम से भी जानते हैं, तो उसका उत्तर भी सम्राट अशोक है। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी।
तो जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी वो पड़ थी, पड़ थी, जो है पड़ वहाँ की प्रचलित मुद्रा थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जब बात आती है जैन धर्म को अपनाने की, कि प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने लास्ट टाइम पे जो है जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखा दत्त जी ने लिखा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बुक के ऑथर के तौर पे। एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस में से, एंड द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, और एग्जामिनर्स के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में आता है मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक का प्रश्न आप लोग को और इसके जवाब आपको समझ में आए होंगे। अब हम अपने अगले पेज पर चलते हैं। अब हमारा 11 क्वेश्चन कहता है कि मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे। मतलब सबसे पहली बार किन्होंने इन तीनों जगहों का नाम देकर के अगर आपसे पूछा जाए कि किस शासक ने सबसे पहली बार इन जीते थे, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही साधारण से बालक थे, बहुत ही साधारण से बालक थे जिन पर नज़र पड़ी चाणक्य जी की, और उसके बाद वो उनके गुरु बने और उन्होंने उनको जो है एक चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। तो कहते हैं कि गुरु में बहुत ताकत होती है, गुरु में बहुत ताकत होती है, और अगर एक बेहतर गुरु और एक बेहतर शिष्य का अगर मिलन होता है और जैसा गुरु आपको गाइड करता है वैसा शिष्य करता है, तो फिर वो कमाल की प्रगति पाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे। मतलब किसके समय में जो है अर्थशास्त्र लिखा गया था। तो उसका जवाब है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी के समय। मतलब अर्थशास्त्र का लेखक, यहाँ पे लेखक नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालिक थे, मतलब कौन से समय के थे जो है, तो वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालिक थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र क्या था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का केंद्र था वो तक्षशिला था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य जी। चंद्रगुप्त मौर्य जी ने प्राप्त की थी दक्कन की विजय। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। उन श्रेणियों का नाम और उनके बारे में डिटेलिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये नंबर जानने की ज़रूरत है कि कितने श्रेणियों में विभाजित किया था। एंड द राइट आंसर इज 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। थोड़ा सा लोग अगर नहीं जानते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बात अर्थशास्त्र की आती है तो लगता है कि इकोनॉमिक्स या रुपए पैसे से संबंधित बात है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मतलब कौटिल्य जी ने इसको लिखा हुआ है, और इसमें किसके बारे में बात किया गया है, किसके संबंधित में लिखा गया है, या क्या इसका मेन जो सब्जेक्ट है तो वो है कि राजनीतिक नीतियाँ। मतलब अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स या इस तरह पे नहीं है। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स पर जो है, पॉलिटिकल जो वैल्यूज़, उनकी जो पॉलिटिकल रूल रेगुलेशन थे उस पर लिखा गया, राजनीतिक नीतियों पर लिखा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अर्थशास्त्र को देख करके इकोनॉमिक्स की तरफ मत जाइएगा, ये राजनीति की बात यहाँ पर होती है। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अर्थशास्त्र का नाम सुन करके। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यानी कि कौन से अभिलेख में ऐसा लिखा गया है, या ज़्यादातर किस अभिलेख में ये बात कही गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो वो अभिलेख का नाम है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि सांची स्तूप किसने बनवाया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सांची स्तूप बनवाया गया था बाई सम्राट अशोक जी के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे वो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व को पराजित किया था। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अगर आप ऐसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने चलेंगे बहुत बड़ा है, ऐसे ज्योग्राफी पढ़ने चलेंगे बहुत बड़ा है, हिस्ट्री, नॉर्मल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत बड़ा है, साइंस पढ़ेंगे बहुत बड़ा है, सब कुछ अपने आप में विशालतम सिलेबस होता है। तो इसी वजह से वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, और शायद जब लेंदी होता है तो वो पढ़ने में भी नहीं आता है, बहुत बोरिंग सा भी लगता है कि यार कैसे याद करेंगे, क्या याद करना है। तो हमारा यही काम होता है कि वहाँ से प्रश्न उत्तर निकाल करके लेके आना, और आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में है तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। बस थोड़ा सा फोकस और थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और बाकी ये सब जितना भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से याद हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम बहुत नेक्स्ट मिलेंगे, बस एक दिन के बाद हम फिर मिलते हैं, और उसके बाद फिर से 20 क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग के सामने आएगी। तो फिर चले, आप पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ तो फिर वो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। मेरी बाकी वीडियोस को बहुत सारा प्यार और बहुत सारी सराहना के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, एंड टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग, गुड नाइट।